सिचुएशन मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि चीजें काफी जनता के मन में स्पष्ट हो रही। तो अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से कोई चैलेंज आप मानते हैं? अरे चैलेंज, चुनाव में ये बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, अपने विचार लोगों के सामने रखने का अधिकार है और अपने विचारों के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। श्री केजरीवाल वही कर रहे हैं। अब हम भी हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर चुनाव लड़ रहे, जनता को फैसला करना है। इसमें चैलेंज कहां होती है भैया? चैलेंज नहीं होती। बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है, एक और लड़ रही है। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी में, ये सवाल आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कई तरह के आरोप मोदी जी पर लगाए, खास करके अडानी और कई तरह के बिजनेसमैन के। आरोप तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने के लिए स्वातंत्र है, कोई भी लगा सकता है। मगर मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में आरोप लगाने से पहले इसका आधार लोगों के सामने रखना चाहिए। जी, और वो कहते हैं हमेशा, कई सारे पुलिंदे लेते हैं कागज के और कहते हैं कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ये सारी बातें हैं। वो प्रशांत भूषण, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चीजों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। 2G के मामले में 16 तारीख तक आप राह देखिए, सब चीजों का फैसला जनता ही कर देगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से मोदी जी पर हाल फिलहाल प्रहार होना शुरू हो गया है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि हम इस चुनाव को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ रहे हैं। एनडीए की सरकार का परफॉर्मेंस, भाजपा शासित राज्य सरकारों का परफॉर्मेंस, हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का परफॉर्मेंस और उसके सामने यूपीए के 10 साल का शासन और यूपीए सरकारों का परफॉर्मेंस और श्रीमान राहुल गांधी का परफॉर्मेंस। हम इसको दाएं बाएं डाइवर्ट होने देना नहीं चाहते। हम पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ते हैं और इस तुलनात्मक बात को जनता तय करे कि कौन सा दल अच्छा है, कौन सा गठबंधन अच्छा है और कौन सा व्यक्ति अच्छा है। अमित जी, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि जो चुनाव दरअसल विकास के मुद्दे पर शुरू हुआ था आज से 7-8 महीने हम तो आज भी विकास के मुद्दे पर ही ले जा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं आज डाइवर्ट हो गया है। आज सांप्रदायिकता सबसे बड़ा मसला बनता दिख रहा है। डाइवर्ट करने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। हम फिर भी विचलित हुए बगैर डेवलपमेंट के मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं। सांप्रदायिकता का ये मुद्दा मुजफ्फरनगर के दंगों के साथ जो शुरू हुआ, उसकी छाप आपके ऊपर भी आती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं दंगों की आग में। कहां तक इसे आप सत्य मानते हैं, और अगर आप इसे सत्य नहीं मानते? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल पूछने के पहले मेरा पूरा टैक्स आपने पढ़ लेना चाहिए था। नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए। मैं फिर से साक्षात्कार करूंगा आपके साथ, उसके बाद में बताइए अगर आपको ठीक लगता है कि ये सांप्रदायिक भाषण है। नहीं, मैं आपकी भाषण की बात तो अभी नहीं कर रहा। आपकी भाषण की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से तमाम लोग अरे भाई, शासन यहां पर किसका है? सपा का है। पुलिस प्रशासन किसके हाथ में है? सपा के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? सपा के हाथ में। तो दंगे के लिए हम रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए? नहीं, लोगों का ये कहना है कि आप पोलराइजेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, हर कोई आरोप आपके ऊपर लगा रही है। जाहिर सी बात है आरोप लगा रहे हैं, मगर उसका आधार क्या है? हम कैसे पोलराइज कर सकते हैं? दंगे हम कैसे करवा सकते हैं? भावनात्मक भाषण के जरिए। भावनात्मक भाषण वहां हुए ही नहीं। ये तो घटना के आधार पर दंगे हुए। और उसके बाद जो भाषण हुए उसमें आपके बीजेपी के 2 विधायक शामिल थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी गंदी घटना हो गई थी, निंदनीय घटना हो गई थी, उस पर स्टेप क्यों नहीं ली गए? नहीं, यही सवाल तो बार बार लोग भी उठा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि स्टेप क्यों नहीं लिए गए? अगर स्टेप नहीं लिए गए तो वो दंगों के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर समय पर रहते ठीक तरह से कानून के मुताबिक स्टेप लिए जाते तो दंगे होते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। बस तो फिर वही मूल कारण है। जी अमित शाह जी, मैंने ये सवाल कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने रखा है और जाहिर सी बात है मुकम्मल जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपके सामने भी रख दिया जाए। बार बार ये चर्चा आम होती रही कि 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया जाए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैंने ये सवाल समाजवादी पार्टी के हर नेता के सामने रखा कि आपके राज्य में भी तो दंगे हुए, क्या उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं? क्या उसके लिए अखिलेश सरकार के जिम्मेदार मानते हुए अखिलेश जी को इस्तीफा देना चाहिए? मेरा मानना अलग है जी। माफी से कोई चीजों का समाधान नहीं होता। दंगों के लिए जो दोषित है उसको दंडित करना चाहिए। आप क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि गुजरात में ये सब कुछ हुआ है? देखिए,
मेरा कहने से क्या होता है जी, हजारों एनजीओ एक्टिव हो गए थे कांग्रेस के बिहाफ ऑफ कांग्रेस। जी, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आए। जी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का एक आयोग बना है, सबने जांच लिया है। भाई आखिरकार संवैधानिक तरीकों से ही जांच होगी जी, या आरोपी का आधार पर होगी? बिल्कुल संवैधानिक तरीकों से ही जांच हुई। अच्छा, सभी पार्टियों को आयोग के सामने भी पेश हुई है जी, सभी एनजीओ कोर्ट के सामने भी गए हैं, अपना अपना पक्ष भी रखा है, उसके बाद में फैसले आए हैं। और ये फैसलों में तय हुआ है कि ना सरकार का कोई रोल है ना मोदी जी का रोल है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस खास करके और बाकी अन्य दल तो खैर हैं ही, हर कोई ये बार बार कहता है कि गुजरात में 2002 के बाद पुलिस की भूमिका पर आप संदेह करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि गुजरात में न्याय नहीं मिल सकता। ये तमाम राजनीतिक दल बार बार आपकी पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, यहां तक कि आपके ऊपर भी आरोप लगाते रहे। ऐसा क्यों है? ये माइंडसेट क्या है? गुजरात में न्याय नहीं मिलता तो गुजरात के बार अदालत है जी। देश की सर्वोच्च अदालत कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में है ना जी। तो सब आए ही जी। वहां से क्या हुआ? तो लोग कुछ नहीं हुआ। ये लोग क्यों ये बार बार आपके बारे में कहते हैं? आरोप लगाए, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जिनके पास मुद्दे नहीं है उनको आरोप लगाना ही है, और कुछ कर नहीं सकते। आपके बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। स्नूप गेट में तथाकथित तौर पर आपके बारे में कई बातें सामने आई, उसमें से कितना सही कितना गलत शायद आप और बाकी जांच एजेंसी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मामला भी कमीशन के सामने हो सकता है, आप इस पर जवाब भी देना पसंद ना करें, लेकिन इन तमाम आरोपों में कभी कोई सत्यता आपको दिखाई दी? देखिए, इसमें ऐसा है, जहां तक मेरा मामला है, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा जो संवैधानिक तौर पर नहीं करना चाहिए। गुजरात दंगों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, और कई बार ये सवाल जब इंटरव्यू हुआ मोदी साहब का तो हम लोगों ने भी सामने रखा, मैंने भी कई बार उनसे ये सवाल पूछा। जिस तरीके से गुजरात के दंगों को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, कवर करने मैं भी वहां गया था, लेकिन हाँ, प्रशासन की कार्यक्षमता को मैंने खुद देखा, और कई बार मैंने अपने साक्षात में अपने गेस्ट के सामने बात रखी भी। प्रशासन की कार्यक्षमता को हम लोगों ने देखा, लेकिन जो 3 दिन का कार्यकाल था, उस 3 दिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे कुछ बताना नहीं है भैया, घंटों इस पर बहस हो चुकी है। न्यायालय में बहस हुई, आयोग के सामने हुई है, मीडिया में हुई है, और 12 साल पहले के दंगों को आज खुरेज कर आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि उसी के आधार पर देखिए, जैसे मदनी साहब का बयान आया कि मोदी जी को टोपी और तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आप बहुत सारे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। 12 साल के बाद भी अगर किसी को बयान देना है जी, तो उनका बयान उनको मुबारक हो, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। क्या आपको लगता है कि जो तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो आप लोगों से डरता है, और यहां तक ये बात कही जाती है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में बहुत कुछ ऐसा होगा जो अप्रत्याशित है? देखिए, क्या ये डर अपने आप में सही है? देखिए, मेरी पार्टी और मोदी जी दोनों शासन व्यवस्था के लिए नए लोग नहीं हैं। मेरी पार्टी भी कई जगह पे शासन पे रही, देश पर मेरी पार्टी का 6 साल शासन रहा है, और मोदी जी का 12 साल गुजरात में रहा है, वहां पर भी माइनॉरिटी है। और इसी सरकार ने बिठाया हुआ एक सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि माली हालत की स्थिति में, रोजगारी की स्थिति में और एजुकेशन की स्थिति में, सभी मायनों में, सभी डायमेंशन में हिंदुस्तान भर में अगर माइनॉरिटी कहीं सुखी है तो वो गुजरात में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अमित शाह जी। धन्यवाद।